मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी उदास तारे। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट है और 2 प्यारी बेटियों की माँ है। नजरों का भी अपना अलग ही फलसफा है। अगर दिल खुश है, शाद है तो रेगिस्तान में भी खूबसूरती नजर आ जाती है, वरना दुनिया से कटा कटा रूठा सा दिल फूलों को भी नजरअंदाज कर जाता है। कुछ यही मसला मेरे साथ भी हमेशा से रहा। ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखते नज़ारे मुझे खींच नहीं रहे थे और न ही उन्हें देख लेने की दिल में तलब उठ रही थी। मैं तो शीशे के पार इसलिए नजर जमाए बैठी थी कि आखिर कहीं तो देखना था ना। उम्र की ढलान पे उतरता मेरा मन आज भी उतना ही बंजारा दरवेश सिफत था जितना जवानी में रहा। तन्हाई पसंद, खामोश तबीयत। नहीं, मैं शायद भूल रही हूँ। एक वक्त था जब बचपने की दहलीज छूट गई थी, नई उम्र के दौर में कदम रखा था, तब ऐसी बेजारी मेरे भीतर न थी। मुझे याद है तब मैं सुरैया आलमगीर तितलियों के मानंद फिरा करती थी, मखमली परों पर संदली ख्वाब सजाए। वो तो दादी मुंबई पहुंच के घूमने निकल चलेंगे ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। मेरा 15 बरस का पोता आरिश मेरी बाह थामते हुए बोला, कल पहुंचेंगे बाबा, वहां जाके डिसाइड करेंगे कि कैसे कहाँ घूमना है। ओके? और फिर वो शादी का घर है, पहुंचते ही घूमने निकल गए तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मेरी बात सुनकर आरिश ने हाँ में सर हिला दिया तो मैंने उसके कंधे थाम लिए। बोली, आरिश हमने प्रॉमिस किया था ना, जहाँ चाहोगे उन सारी जगहों पे घुमा देंगे। तुम्हारे लिए तो छुट्टी ली है, वरना रिटायरमेंट के आखिरी साल में ऐसे छुट्टी क्यों लेती भला? दादी। आरिश लाड़ में फौरन मुझसे चिपक गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बरस गई। बाप की मसरूफियत ने आरिश को मुझसे करीब कर दिया था। दादा को उसने देखा नहीं था, इसलिए दुलार भरी फरमाइशें मुझसे पूरी करवाई जाती थीं। जिंदगी ने यही तोहफे दे रखे थे मुझे, इन्हीं से उम्मीद की लौ जल रही थी, वरना एतबार की रोशनी तो बहुत पहले मद्धम हो चुकी थी। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई थी। शीशे के पार लोगों की दौड़ती भागती भीड़ से अंदाजा हो रहा था कि कोई बड़ा स्टेशन है, मगर कोशिश करके भी नाम नहीं देख पाई। हाथों में किताब लिए मेरी नज़र खिड़की पे थी कि तभी किसी की आवाज़ आई, सीट नंबर यही है, आ जाओ बेटा जीनत, लाओ बैग में रख दूं। उस अजनबी की आवाज़ में अजीब सी पहचान झलक रही थी, जैसे कभी सुना हो बहुत बार। मैंने रुख उनकी तरफ किया, लेकिन उनकी पीठ मेरी ओर थी। साथ में 14-15 साल की बच्ची थी जो लगेज सेट करने में उनकी मदद कर रही थी। सामान रख के वो खड़े हुए तो मैं एक पल को हैरान रह गई। जमाल, ये तो जमाल थे। आसमानी कुर्ते पे नीली जीन्स, सर पे वैसे ही घने बाल जो अब ज्यादातर सफेद हो चुके थे, चेहरे पे वही नर्म एहसास। जमाल से यूं मुलाकात होगी इस तरह उम्र के इस मकाम पे, ऐसा कब सोचा था। मैंने वापस चेहरा मोड़ लिया, नजरें शीशे पे टिक गईं। दिल ने शिद्दत से चाहा कि वो मुझे पहचान ना पाए। वैसे भी बरसों के फासले पहचान धुंधली कर देते हैं। उम्र के इस मोड़ पर मिलने की पुकार लेने की जरूरत कहाँ रह गई थी। दुनिया की भीड़ में खो जाने वाले चेहरे जब दोबारा मिल जाएं तब क्या करे कोई, कैसे पेश आए? नजरअंदाज कर दे या रस्म निभाने को मिल ले? मगर दिल में जो 1000 शिकवे दफन हैं उनको अनदेखा कैसे करे? चेहरे पे नरमी लाकर बोले तो कैसे बोले? मैं बज़ाहिर किताब में नजरें गड़ाए खुद के सवाल जवाब में मसरूफ थी कि तभी वही आवाज उभरी, आप चौधरी आलमगीर की साहबजादी हैं ना, सुरैया आलमगीर? जी, आपने सही पहचाना जमाल खान, बेसाख्ता मेरे लब बोल उठे। गजब इत्तेफाक है, मतलब क्या कहूँ मैं, सालों बाद इस तरह मुलाकात हो जाएगी सोचा नहीं था। मैं तो देखते ही पहचान गया था। बस चश्मे की बढ़ोतरी हुई है और गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा जंज भी खूब रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। वो खुश होते हुए बोले तो आरिश शौक से उनको देखने लगा। ये मेरी पोती जीनत सिंगिंग कंपटीशन के सिलसिले में मुंबई जा रही है।
बड़ी मीठी आवाज है। पता है सुरैया, जब भी मैं जीनत को गाते हुए सुनता हूँ तो तुम्हें जरूर याद करता हूँ। तुम भी तो अच्छा गाती थी ना। दादी, आपको गाना आता है? आरिश की गोल गोल आंखों में हैरानी थी। जमाल एकदम से जोश से भर उठे और दोनों बच्चों को बताने लगे बीते वक्त का किस्सा। आरिश बेटा, आपकी दादी के अब्बा बड़े मेहमान नवाज शख्स थे, बड़े शौकीन मिजाज। किताबों का तो जखीरा था उनके पास और मुझको किताबें पढ़ने का जुनून। उनके उसी खजाने के लालच में एक दफ़ा मैं काफ़ी दिन रुका था वहाँ। जमाल आरिश और जीनत को गुजरे वक्त के कुछ हिस्सों से रूबरू करवा रहे थे। ट्रेन धड़क धड़क कर आगे बढ़ती जा रही थी और मेरा जहन उन्हीं दिनों की तरफ लौट रहा था। मैंने समझा था कि उम्र बीतने से उन यादों पे गर्द पड़ चुकी होगी, मसरूफियत का जुनून उन्हें पीछे छोड़ चुका होगा, लेकिन वो तो आज भी आबाद थीं, उतनी ही ताजगी के साथ। उनकी शिद्दत में कमी नहीं आई थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। 12वीं के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट अभी नहीं आया था। उन दिनों दोपहरें बड़ी लंबी हुआ करती थीं, कांटे नहीं कटती थीं। मैं कोठी के पिछले हिस्से में बनी छोटी सी बगिया में सारा दिन पड़ी रहती। कभी मेहंदी के पत्ते सुरख कर हथेलियों पे बेल बूटे सजाती तो कभी आम के टिकोरे तोड़ तोड़ कर खाती। कभी जामुन पे निशाना बनाया जाता तो कभी पेड़ की डाल पे बैठकर गजलें पढ़ी जाती। हद ये कि दोपहर बड़े बड़े मशक्कतों से शाम तक पहुंच पाती थी। जल्द ही इन सब से ऊब कर मैंने किताबें पढ़ना चाहा। अब्बा का खून जोश मार रहा था शायद। एक रोज सुनसान खड़ी दोपहरी में मेहमान खाने की तरफ चल दी। मोज़ैक वाले लंबे बरामदे को पार करके अब्बा की लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला। जालीदार दरवाजे को बेआवाज़ धकेलती मैं शान से आगे बढ़ी और जैसे ही किताबों की अलमारी से मीर के अशार वाली किताब सरकाई, ठीक तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे अरे, ये किताब चोर कौन है भाई? ज़रा चेहरा दिखाइए। अजनबी सी आवाज़ सुनते ही मेरे होश फाख्ता हो गए। सहमा हुआ दुपट्टा सर से कांधे पे लटक आया। खुला सर लिए मैं वहीं खड़ी रह गई। बाहर मेहमान खाने में लड़कियों और औरतों का आना मना था। इस बंदिश की वजह क्या थी ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन बड़ी होती लड़कियां न जाने कैसे बिना कहे बातों को समझने लगती हैं। मगर हाँ, नाफरमानियां भी तो उसी उम्र में होती हैं ना। मैंने सोचा था इस सन्नाटे में कौन देख पाएगा मुझे, मगर उस रोज की बहादुरी महंगी पड़ गई थी। मैंने दिल को मजबूत किया, सामने वाले पे सरसरी निगाह डाली और चेहरे पे रौब लाते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं कौन हूं? और वैसे भी ये लाइब्रेरी मेरे अब्बा की है। आप कौन है जो यहाँ छुप के बैठे हैं? उस लंबे कद के साफ रंगत वाले लड़के ने हंसकर कहा, मैं तो जमाल हूँ, यहाँ कई रोज से ठहरा हूँ। वैसे कई दफ़ा आपको बागीचे में उछल कूद करते देख चुका हूँ। ओह, तो आप ताक झांक करते हैं? जी नहीं, नज़र पड़ गई। वैसे मीर को पढ़ने की आपकी उम्र नहीं है, बच्चों वाले रिसाले पढ़िए। उसने मुस्कुरा कर कहा तो मैं चिढ़कर बोली, 18 साल की हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अपनी आंखों का इलाज करवाइए। अच्छा, नाम तो बताती जाइए। सुरैया, सुरैया नाम है मेरा। किताबें सीने से दबाए मैं तेज रफ्तार से भाग आई, लेकिन न जाने क्या वहीं छूट गया था, उसी कमरे में, उसी अजनबी जमाल के पास। उस रोज के बाद मेरी शरारतें मंद पड़ गईं। अल्हड़ तितलियों जैसी लड़की संजीदा हो उठी। किताबें जो लाई थी वो वैसे ही अनछुई रह गईं। नए नए गुलाब जैसे जज्बे खिल रहे थे, जिनको छुपाने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। मगर वो गुलाब अपनी खुशबू बिखेर चुके थे। जमाल को खबर लग गई थी। प्यार की उस बारिश में वो भी भीग रहे थे। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हम मिलने लगे थे। चोरी छुपे मिलना एक सुरूर से भर देता था। दुनिया की हर शय रंगीन हो उठती थी। जमाल की बातें इत्र में डूबे रुमाल जैसी होती, जिनकी खुशबू खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। कैसी कैसी उलझने पार करके दो दिल सुलझते थे, ये हम जानते थे। जमाल का धीमे से मेरा नाम पुकारना, वो मोहब्बतों में डूबे हरूफ। सुरैया, सीट नंबर 57, टिकट दिखाइए। एसी कोच के खामोश माहौल में टीटी की आवाज़ उभरी तो मैं जल्दी से अपना टिकट निकालने लगी।
शाम ढलकर रात में तब्दील हो गई थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जमाल की निगाहें खामोशी से मुझे तक रही हैं, एक टक। मैंने नजरें फेर ली। दुपट्टा तुम आज भी नहीं संभाल पाती, नीचे फर्श पे गिरा था। जमाल मेरे दुपट्टे का कोना सीट पे रखते हुए बोले। मैं शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन उस चेहरे पे टिकी रोशन आंखों ने मुझे चुप करा दिया। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो तनाव कम हो रहा हो जो बरसों से मेरे चेहरे का हिस्सा बन चुका था। मैं अपने आप पर एक लम्हे को हैरान हो उठी। क्या मैं बीते वक्त का दुख भूल गई हूं? जो दर्द मैंने सहा है, क्या उसका निशान मिट गया होगा? नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। जिंदगी अपनी झोली में बीते हुए पलों को इकट्ठा किए रहती है, सहेजती है, धूप दिखाती है, फिर सहला कर 2 घड़ी वापस रख देती है। आज जो लम्हे गुजर रहे हैं वो छूटे वक्त की हथेली थाम लेते हैं, कितना भी कोई नजरअंदाज करे। वो यादें बनकर जहन पर नक्श हो जाती हैं, फिर ख्यालों के रंग छा जाते हैं इंद्रधनुष बनकर। ट्रेन की मखसूस धुन और रात की खामोशी मुझे उन लम्हों की याद दिला रही थी, वो पल जब मैं और जमाल आखिरी बार मिल रहे थे। वो रात जो बड़ी भारी गुजरने वाली थी। कोठी के तीसरे मंजिले पर कोई नहीं जाता था। अफवाहें थीं कि वहां चुड़ैल जिन्नों का साया है। इस झूठे डर को ठेंगा दिखाते उस रात मैं छत पे चली आई थी, आंचल में गर्म भुनी मूंगफलियां लिए। नीला आसमान मुझे देखकर हंस पड़ा, उसकी हथेली में सितारे चमक उठे। लेकिन जमाल के चेहरे पर हंसी नहीं थी, उदासी के साए थे, बेचैनी थी। खाओ ना, देखो कितनी सौंधी हैं। अच्छा बाबा, मैं तोड़ के दे रही हूँ, आप खाओ बस। मैंने सख्त मूंगफली का छिलका दांतों तले दबाया कि जमाल बोले, मैं घर जा रहा हूँ कल सुबह। इस एक जुमले में शामिल थे वो सारे दर्द, वो तड़प जो मोहब्बत में आंसुओं का सबब बनती हैं। मैं पलकें झपकने लगी। दूर आसमान में टिमटिमाते तारों की जोत कम हो गई, वो धुंधले से हो गए। मूंगफलियां कब आंचल से सरक कर फर्श पर बिखर गईं, अंदाजा ही नहीं हुआ। सुरैया, परेशान मत हो, नई नौकरी है, फौरन ज्वाइन करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी लड़की हो, जानती हो ना इस बात को। जमाल धीमे धीमे बोल रहे थे और साथ ही उंगलियों के पोरों से मेरे आंसू भी पहुंच रहे थे। यहाँ से जाते ही मौका देखकर अब्बा से बात करूंगा, फिर देखना 2-4 महीने में बारात लेके आऊंगा, तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊंगा। मुझे गले से लगाए जमाल जज्ब के आलम में बोल रहे थे। मैं उनके सीने पे सर टिकाए एक एक लफ्ज पे ईमान ला रही थी। जाते हुए उन्होंने मेरी हथेली थामी और बोले, मेरा इंतज़ार करोगी ना? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। यकीन इतना गहरा था कि सवाल की गुंजाइश कहाँ थी। मगर उस रात मैं नहीं जानती थी कि इंतज़ार की झोली में कुदरत ने सिर्फ आंसू रखे हैं। कस्में, वादे महज लफ्ज़ों का खेल है जिन्हें एक रोज़ टूट जाना होता है। पूरे 10 महीने इंतज़ार किया था मैंने, लेकिन कब तक? शादी के लिए रिश्ता आया था, मैंने इनकार किया तो वजह पूछी जाने लगी। क्या वजह बताती, क्या कहती? फिर थक हार कर मैंने कहा, आगे पढ़ना है मुझे। मालूम हुआ वो लोग पढ़ाने को तैयार हैं। कोठियों में पल रही लड़कियां इज्जत की भारी सिल सीने पे लादे ताउम्र जीती हैं। मोहब्बतों के धोखे चुपचाप सहती हैं, चीख के रो भी नहीं सकती। दिल पर बोझ लिए विदा हो जाती हैं, छूट जाती है वो दहलीज, चिढ़ हो जाती है मोहब्बत के नाम से। सारी जिंदगी दामन में एक कांटा चुभता है, मलाल और बेयकीनी का कांटा। ट्रेन भागती जा रही थी। रात की तारीकी ने हर मंजर पर पर्दा डाल रखा था। हमारे इर्द गिर्द नीम रोशनी थी जिसमें चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अपनी अपनी बर्थ पे आरिश और जीनत बेखबर सो रहे थे। बेखबरी की नींद कैसी प्यारी होती है ना, मासूम सी। मैं पलकें भींचे सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ रातें इतनी लंबी क्यों होती हैं? गहरी अंधेरी रातों से जी घबराता है।
रातों की उलझन और स्याह हो उठती है। ये बात रोशनी से कौन बताए। सवालों के बेरब्त सिलसिले मेरे जहन में चल रहे थे कि तभी कुछ एहसास हुआ। किसी इत्र की खुशबू, एक मखसूस पहचानी सी महक। मेरी आंखें खुल गईं। देखा तो जमाल मेरे ऊपर झुके हुए थे, बड़े एहतियात से चादर डाल रहे थे। बार बार करवट लेने से चादर सरक गई होगी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब वो अपनी बर्थ पर लेटे थे। शायद उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन क्यों? ऐसी क्या खलिश होगी? दुख देने वाले तो चैन से रहते होंगे ना, या फिर उन्हें भी पछतावे की चुभन महसूस होती होगी, क्या पता। सुबह का हल्का उजाला शीशे पे दस्तक दे रहा था। खिड़की के पार धुंधले नजारे नुमाया होने लगे थे। एसी के बंद कोच में अजीब सी घुटन महसूस हुई। मैं उठकर दरवाजे तक आ गई। सुबह धीमे धीमे उतर रही थी। सुरैया, ठीक तो हो ना? यहाँ क्यों खड़ी हो? जमाल आ गए थे। उनके सवाल पर मैंने धीमे से कहा, बस ऐसे ही। कुछ देर वो चुप रहे, फिर बोले, तुमसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि अब वक्त नहीं, मगर फिर भी तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया था? मैंने इंतजार नहीं किया? जमाल, आपने 2-3 महीने कहा था, मैं पूरे 10 महीने राह तकती रही। ये अच्छा है, अपने गुनाह दूसरों पे मर देना। मैंने बस इतना ही कहा, जबकि दिल में 1000 शिकवे उबल रहे थे। ज्वाइनिंग के बाद काम सीखने में 2-3 महीने निकल गए। फिर नए शहर की आबो हवा ने मुझको कबूल नहीं किया। सुरैया, मैं सख्त बीमार हुआ, बुरी तरह से कमजोर। अब्बा मुझे घर ले आए। कई महीनों बाद चलने फिरने के काबिल हुआ तो अब्बा से जिक्र किया। जवाब में उन्होंने मेरी हथेली पे तुम्हारी शादी का कार्ड रख दिया। मैंने आने में देर कर दी बेशक, मगर तुम्हें भी एतबार करना था। ट्रेन के दरवाजे से उजाला भीतर आ रहा था। मैंने जमाल को गौर से देखा। वहां दुख नजर आया, पहचाना सा दुख, वही जो मेरे भीतर सालों से पल रहा था। उम्र की लकीरें वो तकलीफ मिटा नहीं पाई थीं। वो उदासी जो आंखों से झलक रही थी, वो बार बार कहती थी, धोखा नहीं दिया तुम्हें, बस हालात ने साथ नहीं दिया। किस्मत की सितम जरीफी शायद इसी को कहते हैं ना। मैंने एक ठंडी सांस ली, जैसे बरसों से तरस रही थी ताजी हवा के लिए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना था हमेशा, मगर कुदरत ने हमारी हथेलियों में किसी और की हथेली थमा दी थी। जमाल किसी और के साथ और मैं कहीं और। चाहतों की उम्र शायद इतनी ही होती है। मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने जिंदगी, इस सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। जैसे हथेली में कहीं बारीक रेशा चुभ जाए, निकाले न निकले, रह रह कर खरके चुभता रहे। फिर एक रोज बड़ी आसानी से वो महीन कांटा निकल आए अपने आप। वही सुकून मैं महसूस कर रही थी। दोपहर का सूरज शीशे से झांक रहा था। अलसाई सी ट्रेन चुपचाप दौड़ी जा रही थी। 2-2.5 घंटे के बाद हम मुंबई पहुंचने वाले थे। आरिश ऊपर बर्थ पे सो रहा था। जीनत हेडफोन लगाए शायद गाने सुन रही थी, आसपास से बेपरवाह एकदम डूब कर। सुरैया, इस साल रिटायर हो जाओगी, फिर आगे क्या इरादा है? जमाल चश्मे का ग्लास साफ करते हुए बोले, कुछ खास नहीं, आरिश बोर्डिंग चला जाएगा। बेटा कारोबार में मसरूफ है। इतने बड़े घर में मेरे लिए क्या काम होगा, अभी सोचा नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कुछ सीखना चाहिए, गाने का रियाज या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो। क्या क्या याद है आपको जमाल? मेरा दिल एकदम से भर आया। मेरी अपनी बातें, शौक, आदतें सब भूल गई थी मैं। इस शख्स ने कैसे सहेज रखा है किसी मुकद्दस किताब की तरह। देर तलक चुप्पी छाई रही। फिर यूं ही बात करने की गरज से मैं पूछ बैठी, जमाल कैसे गुजर रहे हैं दिन रिटायरमेंट के बाद? मैं तो बंजारों की तरह घूमता हूँ, पेंशन की रकम से आराम से गुजारा हो रहा है।
कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ, जमाल बोले। और वाइफ, बच्चे कहाँ? न जाने कैसे उनकी बीवी का ख्याल आया और अधूरा सा सवाल पूछ पड़ी। सुरैया, मैंने शादी नहीं की, जीनत मेरे भतीजे की बेटी है। वो धीमी आवाज में बोले तो मैं अपनी जगह जम सी गई, बिना हिले डुले, साकित। लेकिन क्यों? मेरी आवाज जैसे डूब रही थी कहीं। वादा कर लिया था ना तुमसे, फिर किसी और के साथ कैसे बन जाता? इतनी गुजर गई, आगे भी गुजर जाएगी। कितना सुकून था उस चेहरे पर, न कोई मलाल न रंज। जमाल ने मोहब्बत का भरम कायम रखा, बिना शिकायत किए उन्हीं पलों के साथ जिंदगी गुजार दी। और मैं, वो लम्हे तो मेरे पास भी थे, लेकिन मैं उन्हें सहलाने के बजाय कुढ़ती रही। दुनिया से नाराज खुद को एक खोल में बंद कर लिया। ये कैसा प्यार था मेरा? आंसुओं को रोकने की कोशिश में होंठ कपकपा उठे। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन क्या कहती? जमाल नम आंखों से मुझको देख रहे थे, जैसे सब समझ रहे हों, हमेशा की तरह। सारा खेल खत्म हो चुका था। जमाल तन्हा होते हुए भी पुरसुकून थे, और मैं सब होते हुए भी तही दामन, खाली हाथ। मेरे दुख ने पछतावे की शक्ल ले ली। काश। बस इतनी सी थी ये कहानी।